केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस करने से पहले, इससे पहले मैंने फ्लोरोसेंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, 2 वीडियोस इसके लिए डाली हुई हैं हमने। फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस के कंसेप्ट को वहां पर डिस्कस किया है और साथ में जबलोन्स के डायग्राम को एक्सप्लेन किया है वहां पर। फर्स्ट वीडियो में आपने फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस को का बेसिक डिस्कशन किया, उसके बाद आपने नेक्स्ट लेक्चर मेरा देखना जबलोन्स के डायग्राम, वहां पर फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर जब तक आपको वो नहीं पता होगा, उसके बेसिक्स का नहीं पता होगा, तब तक आपको क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए आप पहले मेरे वो लेक्चर्स देख लेना, जिनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। अब अगर आप वो लेक्चर देख लोगे, उसके बाद जब आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, उसके बाद आप ये कंसेप्ट देखना क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस का। बेसिकली फ्लोरोसेंस आप ऑलरेडी जानते हो, ये वहां से आपको सब समझ आ जाएगा, बट अब हमें बात करनी है क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस की। क्वेंचिंग वर्ड अगर कहीं पर आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसको हमें रिलेट करना है फ्लोरोसेंस के साथ, फिर हम क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस की बात करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो स्टडी है हमारी स्टर्न और बॉलमन ने की थी, और इन्होंने ही हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे रखी है और उसी इक्वेशन का नाम हमारा स्टर्न बॉलमर इक्वेशन है। इसीलिए आपके टॉपिक का क्या नाम रहेगा, क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस में आप फ्लोरोसेंस की क्वेंचिंग पढ़ेंगे, अभी बताती हूँ क्या होती है आपकी क्वेंचिंग। फिर उसके बाद जो हम वो क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस है, वो स्टर्न ने और बॉलमर ने मिलकर स्टडी किया था इस चीज को, और उन्होंने हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई है जिसका हमने नाम दिया है स्टर्न बॉलमर इक्वेशन। तो अब अपने कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्लोरोसेंस आप मेरे जो लास्ट लेक्चर है वहां से ही देखना, पूरा फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा सा बेसिक सा डिस्कशन मैं उठा के चलूंगी, अदरवाइज आपको वहीं से सब देखना पड़ेगा। फ्लोरोसेंस जो है, अब हमारा एक एमिटिंग प्रोसेस है, फ्लोरोसेंस हो या आपका फॉस्फोरेसेंस हो, दोनों आपके एक एमिटिंग प्रोसेस है। इनको अब हमें रिलेट करना है, मतलब फ्लोरोसेंस को रिलेट करना है क्वेंचिंग से। क्वेंचिंग एक बेसिक वर्ड है हमारा। क्वेंचिंग का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करना। क्या करना, रेस्ट्रिक्ट करना। दैट मीन्स हम उसको क्वेंच कर रहे हैं। कोई प्रोसेस अगर आपका हो रहा है, अगर हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कोई भी रीजन की वजह से उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही है, वो प्रोसेस रोका जा रहा है, तो वो प्रोसेस होता है, उसका मतलब होता है वो प्रोसेस हमारा क्वेंच किया जा रहा है। अब यहाँ पर बात कौन से प्रोसेस की हो रही है, फ्लोरोसेंस की। अगर फ्लोरोसेंस की बात हो रही है तो फ्लोरोसेंस के प्रोसेस को रोकना या रेस्ट्रिक्ट करना या उस प्रोसेस को ना होने देना, कि वो कुछ रीजंस होंगे आपके, वो आप आगे देखोगे, बट उस प्रोसेस को रेस्ट्रिक्ट करना ही हमारा क्या है, क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। स्टर्न और बॉलमर ने इस चीज को स्टडी किया। अब फ्लोरोसेंस का प्रोसेस हमारा क्या है, पर अगर लाइट रेडिएशन फॉल की जाती है, लाइट रेडिएशन जैसे ही हम सब्सटेंस पर फॉल करते हैं, वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसमें से अब्सॉर्ब कर लेता है। कौन, इस सब्सटेंस के पार्टिकल जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेंगे, और अब्सॉर्ब करने के बाद जो इनके पास हायर एनर्जी हो गई है, अब वो क्या करेंगे, इसको ट्रांजिशन करके किसी हायर लेवल पर ले जाएंगे। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब की होगी, वो उसी के अकॉर्डिंग हायर लेवल पर जाएगा, और हायर लेवल पर जाने के बाद अब ये पार्टिकल एक एक्टिवेटेड पार्टिकल है। एक्टिवेटेड पार्टिकल बोलते हैं इसको, या इसकी एक्टिवेटेड स्टेट बोलेंगे इसको, इसकी एक्टिवेटेड स्टेट। अब एक्टिवेटेड स्टेट में जाने के बाद अब पार्टिकल का क्या काम है, अब ये पार्टिकल इस लेवल का भी नहीं है, जिस हायर लेवल में चला गया वो स्टेट का भी नहीं है, तो अब वो क्या चाहेगा कि ये पार्टिकल वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाए, और वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आने के टाइम पर ये कुछ लाइट रेडिएशन को यहाँ से एमिट करता है, और यहाँ से लाइट रेडिएशन जो एमिट होती है, लाइट रेडिएशन, यहाँ से जो लाइट रेडिएशन एमिट होगी वो हमारी एक एनर्जी की फॉर्म में आएगी। साथ ही साथ हमने एक प्रोसेस पढ़ा था कि भाई जो हमारा एक्साइटेड पार्टिकल है वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उस टाइम पे जो लाइट रेडिएशन एमिट होती है उसको हम उसकी फ्लोरोसेंस का प्रोसेस बोलते हैं। और साथ ही क्या चीज थी कि भाई ये हमारा 10⁻⁻13 सेकेंड में प्रोसेस हो रहा होता है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, तो इसी वजह से इसको फ्लोरोसेंस का प्रोसेस बोला जाता था। और अगर हमारा टाइम लैग के बाद हो रहा होता था वही प्रोसेस, तो वो हमारा फॉस्फोरेसेंस के अंदर चला जाता था। तो अब हमने बेसिक सा देख लिया है कि भाई फ्लोरोसेंस का प्रोसेस क्या है, कि डी एक्साइट, किसी पार्टिकल का डी एक्साइट होकर वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आना इज दी फ्लोरोसेंस। तो अब इसके बाद हमें बात करनी है क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस की। फ्लोरोसेंस तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं सारा, तो अब हमें बात क्या करनी है, क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस की। तो क्वेंचिंग का मतलब क्या, इस फ्लोरोसेंस को होने से रोकना।
क्या मतलब हुआ कि फ्लोरोसेंस को होने से रोकना, वही हमारा प्रोसेस क्या होगा, क्वेंचिंग। किसी वजह से जो हमारा एक्टिवेटेड पार्टिकल है वो डीएक्टिवेट हो जाए। हमने क्या कहा, जो एक्टिवेटेड पार्टिकल है, एक्टिवेटेड पार्टिकल हमारा डीएक्टिवेट अगर हो जाता है किसी रीजन की वजह से, तो वो प्रोसेस हमारा क्या होगा, क्वेंचिंग बोला जाएगा। अगर मेरा एक्टिवेटेड पार्टिकल, जो यहाँ पर एक्टिवेटेड स्टेट में जो पार्टिकल जा चुका है, किसी रीजन की वजह से वो डीएक्टिवेट हो जाता है, वो हमारा क्वेंचिंग का प्रोसेस होगा। अब देखो, एक तो हमारा वर्ड है डीएक्टिवेट, एक हमारा वर्ड है यहाँ पर, चलो लिख देते हैं, एक हमारा यहाँ पर क्या है, डीएक्साइट। डीएक्साइट होना, डीएक्साइट वर्ड डीएक्टिवेट वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। डीएक्साइट का मतलब क्या है, अपने उस जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने अब्सॉर्ब की थी, एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्टिवेटेड स्टेट में गया, एक्टिवेटेड स्टेट से वो डीएक्साइट होके वापस उसी एनर्जी को एमिट करता हुआ वापस आ जाए, वो तो होता है आपका डीएक्साइट होना। एक होता है डीएक्टिवेट होना, कि जो भी एनर्जी उसने अब्सॉर्ब की थी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद ये वापस ग्राउंड स्टेट में सेम एनर्जी के साथ ना आए, या सेम एनर्जी की लाइट रेडिएशन को यहाँ से एमिट ना करे, वो आपकी डीएक्टिवेशन होती है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि डीएक्टिवेशन बेसिकली क्या है, बट आपको क्वेंचिंग का मीनिंग समझ आ जाना चाहिए कि जो भी हमारा एक्टिवेटेड पार्टिकल को डीएक्टिवेट होने के ड्यूरिंग जो प्रोसेस हो रहा है आपका, वो आपका क्या होगा, क्वेंचिंग का प्रोसेस होगा। अब क्वेंचिंग आपको समझ आई, उसके बाद जो पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स हमारा ये डीएक्टिवेशन का प्रोसेस करेंगे या उसको डीएक्टिवेट होने में हेल्प करेंगे, उनको हम क्वेंचर्स बोलते हैं। प्रोसेस का नाम क्वेंचिंग, और जो ऐसा कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स ऐसा कर रहे हैं, जिन मॉलिक्यूल्स की वजह से या जिन पार्टिकल्स की वजह से ऐसा होगा, वो आपके क्या होते हैं, क्वेंचर्स होते हैं। तो अब आप उसके बाद प्रोसेस को डिस्कस करते हैं हम। देखो, आपकी क्वेंचिंग जो है वो दो तरह से हो सकती है। फर्स्ट वन इज इंटरनल क्वेंचिंग, इंटरनल क्वेंचिंग, और दूसरी आपकी हो सकती है एक्सटर्नल क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का मीनिंग हमने समझा, किसी भी हमारे एक्साइटेड पार्टिकल को या एक्टिवेटेड पार्टिकल को किसी रीजन की वजह से अगर वो डीएक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेटेड स्टेट में नहीं छोड़ता है, तो वो आपकी क्वेंचिंग का प्रोसेस होगा। क्वेंचिंग आपकी इंटरनल भी उसका रीजन हो सकता है, उसका एक्सटर्नल रीजन भी हो सकता है। इंटरनल अगर रीजन है तो वो आपका इंटरनल क्वेंचिंग हो जाएगा, और अगर उसका कोई रीजन एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल क्वेंचिंग हो जाएगा। अब वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करते हैं हम। ये टाइप ऑफ क्वेंचिंग है, एक तरह से टाइप्स ऑफ क्वेंचिंग। अब देखिए, इंटरनल क्वेंचिंग कब होगी, आपने जब लोन्सकी डायग्राम देखा, जब लोन्सकी डायग्राम को डिस्कस करने से पहले हमने सबसे पहले उनकी ग्राउंड स्टेट और पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट्स को देखा था। और इस ग्राउंड स्टेट आपकी कौन सी होती थी, सिंगलेट स्टेट ही रही थी हमेशा। सिंगलेट स्टेट आपकी ग्राउंड स्टेट होगी, और जो आपकी एक्साइटेड स्टेट थी वो सिंगलेट भी हो सकती थी और आपकी साथ के साथ ट्रिपलेट भी हो सकती थी। अगर ये मेरी S1 है, S2 है और ये S3 है, और ये आपकी T1, T2, T3 है, तो ये हमारी एक्साइटेड स्टेट्स हो गई सिंगलेट की और ट्रिपलेट की। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है कि हमने सिंगलेट और ट्रिपलेट ऐसे क्यों ड्रॉ किए हैं, तो उसके लिए आप जब लोन्सकी डायग्राम पूरा देखिए कि वो हमने किस तरह से एक्सप्लेन किया था पूरा, उसके बाद ही आपको ये चीज समझ आएगी। तो जब हमने वहां पर क्या देखा था कि एक्साइटेड होने के बाद ये सिंगलेट की तरफ जाता है, जो भी हमारा पार्टिकल लाइट रेडिएशन अब्सॉर्ब करने के बाद एक्साइट होता है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में अगर जा रहा है तो उसके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या थी कि वो हमारा सिंगलेट में ही जाएगा एक्साइट होके। वो या तो यहाँ जाएगा
या इस पर या इस पर। फिर उसके बाद आपने जब फ्लोरोसेंस की बात की या फॉस्फोरेसेंस की या डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस की बात की थी, तो वहां पर आपने इंटरनल कन्वर्जन की, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की बात की। एक ये प्रोसेस था, एक ये प्रोसेस था, इसके साथ साथ पैरेलल में और प्रोसेस भी थे। वो क्या थे आपके फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस। हमने 4 टाइप के स्टेप्स इनके किए थे। 4 स्टेप्स में हमने कहा था कि अगर कोई भी एक्साइटेड पार्टिकल है वो 4 स्टेप से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पर आ सकता है। वो जबलोंस्की डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो वो चारों प्रोसेस में से इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या थी। इंटरनल कन्वर्जन तो सिंगलेट से सिंगलेट पे डी एक्साइट होना, सिंगलेट से सिंगलेट पे, इस सिंगलेट से इस सिंगलेट पे हमारे डी एक्साइटमेंट को हमने क्या नाम दिया था, इंटरनल कन्वर्जन। बट उसी पार्टिकल में हमने कोई डिफरेंट एग्जांपल नहीं लिया, हमने सेम ही में कहा था, मतलब सेम ही सब्सटेंस के लिए कहा था कि इसके अलावा भी एक तो ये प्रोसेस पॉसिबल है, दूसरा हमने फ्लोरोसेंस को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कहा था इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी हो सकती है। और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होता है कि आपके सिंगलेट से ट्रांजिशन कहाँ हो जाए, इस पे ट्रिपलेट पे। और यहाँ पर भी सेम चीज कि ट्रिपलेट से ट्रांजिशन हमारी कहाँ हो जाए, सिंगलेट पे, और नेक्स्ट सिंगलेट से फिर से नेक्स्ट ट्रिपलेट पे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हमारी सिंगलेट टू ट्रिपलेट, ट्रिपलेट टू सिंगलेट, इस तरह से ट्रांजिशंस हो रही थी कि सिंगलेट से ट्रिपलेट पे ट्रांजिशन, ट्रिपलेट से सिंगलेट पे ट्रांजिशन और ट्रिपलेट से फिर सिंगलेट पे ट्रांजिशन। ये इस तरह के ट्रांजिशंस की हमने बात की थी। और वहां पर भी मैंने आपको कहा था कि ये ट्रांजिशन मैक्सिमम चांसेस में फॉरबिडन होती है, पर कुछ एक चांसेस में इसके ट्रांजिशन के होने के मतलब पॉसिबिलिटीज है। कुछ केसेस में ही हमने कहा कि पॉसिबिलिटीज है, बट है तो सही ना। कुछ केसेस में मतलब कम होती है, फॉरबिडन है ये केसेस, बट कुछ केसेस में तो पॉसिबल है ना। और जिन केसेस में अगर ये पॉसिबल है तो वो हमारा जो इंटरनल क्वेंचिंग का रीजन बनेंगे। इसका मतलब क्या, देखो सपोज करो ये हमारा कोई सिंगलेट लेवल है, कोई भी SN सिंगलेट लेवल है, उसके बाद उसके नीचे कौन सा लेवल होगा, कोई ट्रिपलेट लेवल होगा, उसके नीचे कौन सा होगा, सिंगलेट लेवल होगा कोई भी SN-1, और यहाँ पर आपका TN-1 एक्साइटेड लेवल्स मैंने जस्ट ड्रॉ किए हैं। यहाँ 3 2 ही लगा लो, 3, ये T3, ये मेरा S2, ये मेरा T2। सपोज हमारे पास ये लेवल्स हैं। सिंगलेट से ट्रांजिशन हमारी अगर ट्रिपलेट पे हो रही है, किस केस में होगी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में। अगर मेरी किसी एक सिंगलेट से ट्रांजिशन किसी ट्रिपलेट पे हो रही है, उसके बाद ट्रिपलेट से ट्रांजिशन हमारे सिंगलेट में हो रही है और सिंगलेट से फिर से ट्रिपलेट में हो रही है, इस तरह से ट्रिपलेट में आते हुए उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट पे आता था ना। तो अगर कोई भी इंटर सिस्टम कोई भी पार्टिकल जो एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ है, जो आपकी एक्टिवेटेड स्टेट में गया हुआ है, कोई भी पार्टिकल आपका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को फॉलो करते हुए ग्राउंड स्टेट की तरफ अगर वो आ रहा है, तो वहां पर हमारी इंटरनल क्वेंचिंग हो जाती है। वो हमारे क्वेंचिंग क्या है, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि वो हमें फटाफट से हमारे ग्राउंड स्टेट पे नहीं आने देता हमारे पार्टिकल को। अगर नहीं आने दे रहा है तो इस सिंगलेट से ट्रिपलेट में आने का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। ये आपको मैं लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सिंगलेट से ट्रिपलेट में आने का प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होता है। अगर वो प्रोसेस बहुत स्लो है तो इसका मतलब रास्ते में उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल चुके होंगे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, जब वो यहाँ से वापस से ट्रिपलेट की तरफ आ रहा था डी एक्साइट होकर, तो वहां पर उसे नंबर ऑफ पार्टिकल रास्ते में मिलेंगे जिनके साथ वो कोलिजन करेगा। और कोलिजन के ड्यूरिंग जो मेरा पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट पर आ रहा है डी एक्साइट होने के टाइम पे, इसको रास्ते में मिलेंगे कोई और पार्टिकल्स जिनके साथ वो कोलाइड करेगा और ड्यूरिंग कोलिजन वो अपनी एनर्जी को उसको ट्रांसफर कर देगा जिस पार्टिकल के साथ वो वहां पर कोलाइड कर रहा है। और अपनी एनर्जी को अगर इसने यहाँ पर ट्रांसफर किया तो इसका मतलब उसकी एनर्जी वहां पर कम हो गई, और कम हो गई तो मतलब जितना एक्टिवेटेड स्टेट में वो पहले था, जैसे यहां से एक्टिवेटेड स्टेट में वो गया
कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब की, अब्सॉर्ब करने के बाद एक्टिवेटेड स्टेट में गया, एक्टिवेटेड स्टेट में जाने के बाद हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए था उसे ग्राउंड स्टेट पर, वो ग्राउंड स्टेट में ना आकर वो पहले सिंगलेट से किसी ट्रिपलेट में ट्रांजिशन अगर कर रहा है तो उस टाइम पे उसे रास्ते में बीच में वहां पर कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, वो उनके साथ कोलाइड करेगा, कोलिजन के ड्यूरिंग वो अपनी एनर्जी को उनको ट्रांसफर कर देगा और एनर्जी ट्रांसफर करने की वजह से उसकी एनर्जी कम हो चुकी होगी, इस लेवल पे आएगा तो एनर्जी कम, इसके बाद इससे इस पर आएगा तो वो और एनर्जी कम, और एनर्जी ऐसे कम होते होते वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उस एक्टिवेटेड पार्टिकल को डीएक्टिवेट कर चुका होगा, और डीएक्टिवेट होने की वजह से वो उसकी इंटरनल क्वेंचिंग हो जाएगी। मतलब इंटरनल क्वेंचिंग हम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हमने बाहर से कुछ प्रोवाइड नहीं किया, वो अंदर का ही प्रोसेस था, अंदर के प्रोसेस की वजह से ही वो क्वेंचिंग हुई है, तो ये आपकी क्या होगी, इंटरनल क्वेंचिंग। तो आई होप सभी को ये समझ आ गया है। तो इंटरनल क्वेंचिंग का रीजन क्या है आपका, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन है, इसी वजह से हमारी क्या होती है, इंटरनल क्वेंचिंग। अब दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं, एक्सटर्नल क्वेंचिंग की। एक्सटर्नल क्वेंचिंग हम किसको बोलते हैं, आपका कोई भी सब्सटेंस, सपोज करो कोई भी सब्सटेंस है, लाइट रेडिएशन अब्सॉर्ब करने के बाद एक्टिवेटेड स्टेट में वो चला गया है, एक्टिवेटेड स्टेट से वो किसी भी प्रोसेस के थ्रू, चाहे वो हमारा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू आ रहा है, चाहे वो इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू आ रहा है, चाहे वो फ्लोरोसेंस के थ्रू आना चाह रहा है, चाहे वो फॉस्फोरेसेंस के थ्रू आना चाह रहा है, वो हमारा वापस से डीएक्साइट होना चाहता है। डीएक्साइट होने के टाइम पे जिस भी प्रोसेस के अंदर वो आ रहा है, अब देखो आपका एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद पार्टिकल अकॉर्डिंग टू जबलोंस्की डायग्राम वहां पर या तो इंटरनल कन्वर्जन होता था या आपकी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती थी। इन दोनों प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही तो हमारा फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस की बात आती थी। तो इसका मतलब इंटरनल कन्वर्जन या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग तो सिस्टम को करनी ही पड़ेगी, सॉरी पार्टिकल को करनी ही पड़ेगी। वो पार्टिकल इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग चाहे किसी भी प्रोसेस के अंदर वापस आ रहा है, हमारा डीएक्साइट हो रहा है, उस टाइम पे अगर बाहर से कोई पार्टिकल या कोई मॉलिक्यूल हमारे सब्सटेंस के अंदर एंटर कर जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंप्योरिटी आ गई, जो भी हमने सब्सटेंस लिया हुआ था उसके पास कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट है, या बाहर से हमने कोई पार्टिकल उसके अंदर ऐड कर दिया है, कोई मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिए हैं, तो वो क्या करेगा, जो एक्साइटेड पार्टिकल है, जो एक्टिवेटेड स्टेट में गया हुआ पार्टिकल है, वो बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल्स, वो क्या करेगा, बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल, सपोज करो ये हमारे बाहर वाले पार्टिकल्स हैं, या हमारा जो इसी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट इंप्योरिटी है, तो जब ये हमारा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है, जब ये डीएक्साइट हो रहा होगा तो ये इन मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा। इन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करने में ये अपना कोलिजन में अपनी एनर्जी को इनको प्रोवाइड कर देगा, और इनको एनर्जी देने के बाद फिर से ये हमारा एक्टिवेटेड स्टेट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डीएक्टिवेटेड स्टेट में। अब बाहर का कोई पार्टिकल या बाहर की कोई इंप्योरिटी या बाहर का कोई ये मॉलिक्यूल रीजन है यहाँ पर क्वेंचिंग का, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल क्वेंचिंग। तो आपने दो तरह की क्वेंचिंग देखी, इंटरनल क्वेंचिंग और आपका एक्सटर्नल क्वेंचिंग। यहाँ पर क्वेंचर जो था, इंटरनल में क्वेंचर जो था सब्सटेंस के अंदर के ही पार्टिकल थे, बट यहाँ पर जो क्वेंचर है, क्वेंचर किसको बोल रहे हैं, जो क्वेंचिंग का रीजन बन रहा है, तो यहाँ पर जो आपका क्वेंचर था वो सिस्टम के अंदर से ही था, और यहाँ पर जो आपका क्वेंचर है वो सिस्टम के बाहर से था, सिस्टम बोल रही हूँ सॉरी, सब्सटेंस के बाहर से हमारा कोई पार्टिकल या कोई मॉलिक्यूल एंटर हुआ है, उसकी वजह से क्वेंचिंग हुई है। और यहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर वाले प्रेजेंट, और फिर सिस्टम बोल रही हूँ, सब्सटेंस के अंदर के प्रेजेंट के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की वजह से ही क्वेंचिंग हो रही है, तो वो आपका इंटरनल क्वेंचिंग हो गया। अब उसके बाद हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। पॉसिबिलिटीज क्यों कह रही हूं कि इसका मतलब अगर यहाँ पर क्वेंचर्स है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वहां फ्लोरोसेंस का प्रोसेस नहीं हो रहा, क्योंकि आपने कल ही जो लास्ट लेक्चर आपने देखा उसमें यही किया था जबलोंस्की डायग्राम में, कि आपका जो पार्टिकल एक्टिवेटेड स्टेट में गया है ग्राउंड स्टेट से, वो एक्टिवेटेड स्टेट से या तो हमारा हीट रिलीज करता हुआ, या फ्लोरोसेंस का प्रोसेस करता हो, या फॉस्फोरेसेंस का प्रोसेस
करता हुआ हमारा एमिट होकर सॉरी यहाँ पर डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट तक पहुंच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने पार्टिकल्स यहाँ से लाइट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में ऐसा तो है नहीं कि एक ही पार्टिकल गया होगा, हम उस एक ही पार्टिकल की कहानी कर रहे हैं सारी, मतलब यहाँ पर सारी बातें जो कर रहे हैं वो हमारी सारी एक ही पार्टिकल की तो है नहीं। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब की होगी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे एक्साइट होकर हायर लेवल पर गए होंगे, डिफरेंट हायर लेवल्स पर गए होंगे और वो सारे के सारे डी एक्साइट होकर वापस आना चाहते हैं। उनमें से कुछ पार्टिकल्स की क्वेंचिंग होगी, सभी की क्वेंचिंग नहीं होगी, कुछ में इंटरनल क्वेंचिंग होगी और कुछ में हमारी एक्सटर्नल क्वेंचिंग हो रही होगी। और साथ ही साथ कुछ पार्टिकल्स जो है हमारे डी एक्साइट होकर ग्राउंड लेवल पर अपनी एनर्जी के साथ आए होंगे, मतलब उनके साथ फ्लोरोसेंस का प्रोसेस हो रहा होगा। तो इसका मतलब जितना अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएशन हमने यहाँ पर प्रोवाइड की सिस्टम को, सब्सटेंस को प्रोवाइड करने के बाद पार्टिकल्स ने अपने अकॉर्डिंग, अपने टेंडेंसी के अकॉर्डिंग क्वांटास अब्सॉर्ब किए। यहाँ पर अब्सॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड लेवल्स पर गए। एक ही एक्साइटेड लेवल नहीं होता, वो डिफरेंट एक्साइटेड लेवल होते हैं। हम यहाँ पर रेफरेंस के लिए एक ही लेवल बना के चल रहे हैं। हम ये मान लें कि इस लेवल पर कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है यहाँ पर आ गए और एक्साइट होकर एक्टिवेटेड स्टेट में आ गए। अब इसके बाद हर एक पार्टिकल क्या चाहता है, डी एक्साइट होकर वापस से ग्राउंड स्टेट में जाना चाहता है। अब हर पार्टिकल अगर ग्राउंड स्टेट पर जाना चाहता है तो उनमें सभी पार्टिकल्स फ्लोरोसेंस का प्रोसेस नहीं करेंगे, सभी पार्टिकल्स की क्वेंचिंग भी नहीं होगी। उनमें से कुछ पार्टिकल्स फ्लोरोसेंस कर जाएंगे और कुछ की क्वेंचिंग हो जाएगी। समझ आया क्या बोला? कि जितने भी एक्टिवेटेड स्टेट में गए हैं पार्टिकल्स वो सारे के सारे एक ही प्रोसेस नहीं करते हैं, सिंगल प्रोसेस नहीं करते हैं। उनमें से वापस आने की कोशिश तो देखो सारे करेंगे और आएंगे भी सही वापस सारे के सारे। ऐसा नहीं है कि अगर वो डीएक्टिवेट हो गए तो वो वहीं पर रह जाएंगे, वो डीएक्टिवेट होके वापस अपने लेवल पर आ जाएंगे, बट कोई लाइट रेडिएशन एमिट नहीं कर पाएंगे, कोई हीट एनर्जी जो है वहां से वॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो वहां से डीएक्टिवेट होकर एक्टिवेटेड स्टेट में गए, डीएक्टिवेट होकर और वापस आ जाते हैं। आप इन जनरल करते हो ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, पर कुछ सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। कुछ रिएक्टेंट नो रिएक्शन भी रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई रिएक्शन नहीं हुई। ये वही वाला काम है कि आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना रिलेट कर लो कि एक्टिवेटेड स्टेट से जाने के बाद वो फ्लोरोसेंस का प्रोसेस करना, वो हमारा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वाला जैसा प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि कुछ जो है हमारे एक्टिवेटेड स्टेट में गए, एक्टिवेटेड स्टेट में जाने के बाद उनके पास इतनी एनर्जी बची ही नहीं कि वो फ्लोरोसेंस का प्रोसेस कर पाए, मतलब लाइट रेडिएशन को एमिट कर पाए। तो इसी वजह से वो हमारा एक तरह से नो रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएंगे कि वो क्वेंचिंग की वजह से अपने एक्टिवेटेड पार्टिकल को डीएक्टिवेट कर देते हैं और वो वापस ऐसे का ऐसे ही आ जाता है जैसे गया था। समझ आया? अब इसके बाद हम सारे प्रोसेस की पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या होगा, कोई भी हमारा सब्सटेंस है उसको लाइट रेडिएशन प्रोवाइड अगर हम करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को लाइट रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा एक्टिवेटेड स्टेट में चला जाता है। हमने सब्सटेंस को ए से रिप्रेजेंट किया, एक्टिवेटेड स्टेट को ए स्टार से रिप्रेजेंट किया। अगर मैं केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिख रही हूँ इसको, तो यहाँ पर वो किसी रेट कांस्टेंट के साथ जाएगा ना। तो सपोज किया यहाँ पर हमारा के रेट कांस्टेंट है कि इस रिएक्शन के होने का, इस प्रोसेस के होने का रेट कांस्टेंट हमारा क्या रहा, के रेट कांस्टेंट रहा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में इसके पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अभी हमने डिटेल में वो डिस्कस कर भी ली है। पहला, ये फ्लोरोसेंस कर जाए, पहला कि मेरा एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ जो पार्टिकल है वो मेरा फ्लोरोसेंस के थ्रू वापस आ जाए। दूसरा, इंटरनल क्वेंचिंग भी हो सकती है, इंटरनल क्वेंचिंग हो सकती है। नेक्स्ट प्रोसेस हो सकता है एक्सटर्नल क्वेंचिंग हो जाए, एक्सटर्नल क्वेंचिंग हो जाए।
ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी वाला केस हो गया कि अगर आपने कोई कॉइन थ्रो किया उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, पर हम थ्रो करने से पहले तो नहीं बता सकते ना कि आने वाला जो है, जो भी टर्म आने वाली है वो हेड होगा या टेल होगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि एक्टिवेटेड स्टेट में तो चला जाएगा पार्टिकल, पर अब वो वापस जब आ रहा है यहाँ से डी एक्साइट होकर वापस ग्राउंड स्टेट पर जब आ रहा है, उस टाइम पे वो फ्लोरोसेंस भी कर सकता है। अब वापस के टाइम में हमें पता नहीं ना उस आने वाले पार्टिकल को रास्ते में कोई और मॉलिक्यूल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो मिलेगा मॉलिक्यूल वो उसका अंदर का होगा या बाहर से मतलब कोई पार्टिकल मिल गया है। इसका मतलब अब फ्लोरोसेंस भी हो सकता है उस पार्टिकल का, इंटरनल क्वेंचिंग भी हो सकती है और एक्सटर्नल क्वेंचिंग भी हो सकती है। तो यहां से देखिए अब उसका नेक्स्ट स्टेप अगर मैं बात करूं तो सेकंड स्टेप हम मान लेते हैं कि भाई इस पार्टिकल का हम सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही मान के चल रहे हैं, मान लो कि भाई इसका फ्लोरोसेंस ही होगा। तो फ्लोरोसेंस होगा तो वो एक्साइटेड पार्टिकल या जो एक्टिवेटेड पार्टिकल है वो हमारा फ्लोरोसेंस के थ्रू वापस आ जाएगा और ए स्टेट में आ जाएगा, कुछ एनर्जी को एमिट करता हुआ। यहाँ पर कुछ एनर्जी को एमिट करता हुआ h nu डैश मान लो कि हमारा जो प्रोसेस हुआ, पहला प्रोसेस क्या हुआ कि लाइट रेडिएशन की प्रेजेंस में सब्सटेंस आया, वो एक्टिवेटेड स्टेट में चला गया, और दूसरा हमारा हमने क्या केस माना कि एक्टिवेटेड स्टेट में जो पार्टिकल गया है उसकी क्या हो रही हो, फ्लोरोसेंस का प्रोसेस हो रहा हो। तो यहां से हमने सेकेंड प्रोसेस क्या लिया, फ्लोरोसेंस का। फर्स्ट प्रोसेस क्या लिया, एक्टिवेशन का। पहले एक्टिवेशन होगी तभी तो फ्लोरोसेंस की तरफ जाएगा। अब उसके बाद हम सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या मान के चल रहे हैं, सॉरी थर्ड, कि मेरा एक्टिवेटेड पार्टिकल जो है वो हो सकता है इंटरनल क्वेंचिंग को फेस करे। तो ए स्टार जो है वो चेंज होगा ए में, पर कोई भी एनर्जी इवॉल्व नहीं होगी यहाँ पर, और ये मेरा क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसमें इंटरनल क्वेंचिंग हो गई होगी, इंटरनल क्वेंचिंग। अब उसके बाद यहां पर ये वाला प्रोसेस किसी रेट कांस्टेंट के साथ हो रहा है, मतलब किसी रेट के साथ हो रहा है। ये भी हमारा सपोज किया k1 रेट के साथ हुई ये वाला प्रोसेस, और सपोज ये रेट कांस्टेंट इसका k2 है। फोर्थ प्रोसेस हमारी या फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इस पार्टिकल की कि मेरा ए स्टार किसी क्वेंचर की प्रेजेंस में आ जाए, कि बाहर से कोई बाहर का कोई पार्टिकल उसके रास्ते को में एक वो क्या कहते हैं रुकावट बन रहा है, कोई बाहर का पार्टिकल उस प्रोसेस को नहीं होने दे रहा है, तो वो हमारा बाद में ए में आ जाएगा और वो क्वेंचर भी तो उसके साथ रहेगा ना। तो यहां पर सपोज किया हमारा रेट कांस्टेंट K3, पर ये प्रोसेस कौन सा है, एक्सटर्नल क्वेंचिंग का। कौन सा प्रोसेस है ये आपका, एक्सटर्नल क्वेंचिंग का। तो आपके 4 प्रोसेस पॉसिबल है, 4 में ही बेसिकली 3 ही पॉसिबल है। एक्टिवेटेड स्टेट में तो जाएगा, वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपने किसी सब्सटेंस को लाइट रेडिएशन प्रोवाइड किया, अगर उसने अब्सॉर्ब कर लिया है लाइट रेडिएशन को तो डेफिनेटली वो एक्साइटेड स्टेट में तो जाएगा ही, तो एक्टिवेशन वाला प्रोसेस तो आपका होगा ही। तो इसके बाद अब वो एक्टिवेटेड पार्टिकल के लिए पॉसिबिलिटी बनी है। एक्टिवेटेड पार्टिकल की अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो वो हमारी ये 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि एक्टिवेटेड पार्टिकल का फ्लोरोसेंस भी हो सकता है, उसकी इंटरनल क्वेंचिंग भी हो सकती है और उसकी एक्सटर्नल क्वेंचिंग भी हो सकती है। तो आई होप ये सभी को ये प्रोसेस क्लियर होंगे। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब प्रोसीड करने में भी हमें क्या स्टेप लेना होगा नेक्स्ट, अब हमें चाहिए कि भाई कितना अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्टार जो हमारा बना है वो हमारा फ्लोरोसेंस के थ्रू, अब हम ये चीज चेक करना चाहते हैं कि क्वेंचिंग कितनी हुई है फ्लोरोसेंस की, मतलब फ्लोरोसेंस जितना होना हमारे अकॉर्डिंग, पहले जो हम सोच रहे थे हमारे अकॉर्डिंग पहले ये होना चाहिए था भाई जितना भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन ए स्टार का बना है ना, जितना भी ए स्टार बना वो सारा का सारा फ्लोरोसेंस के थ्रू वापस आ जाए। हम यही सोच के चल रहे थे जब तक हमने जस्ट फ्लोरोसेंस को एक्सप्लेन किया था, तब तक के अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग मतलब ये था कि भाई जो एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल चला गया है वो वापस आएगा, और वापस आने के बाद मतलब वो कुछ एनर्जी को एमिट करता हुआ या हीट को एमिट करता हुआ मतलब इवॉल्व करता हुआ वापस आएगा।
बट यहाँ पर अब हमने तो कुछ नया ही देख लिया, और वो कुछ नया क्या देखा कि भाई वो क्वेंच भी हो सकता है, उसके रास्ते में कोई रिस्ट्रिक्शन भी मिल सकती है जिसकी वजह से वो ना तो एनर्जी को एमिट करेगा ना ही हीट को इवॉल्व करेगा। अगर ये दोनों ही प्रोसेस मतलब कर रहा है, मतलब सॉरी, अगर वो हीट को इवॉल्व नहीं कर रहा और या फिर आपकी एनर्जी को भी एमिट नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे हीट को इवॉल्व नहीं कर रहा और लाइट रेडिएशन को एमिट नहीं कर रहा, तो उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई वो रिस्ट्रिक्शन अगर उसके पास कोई आ रही है तो वो रिस्ट्रिक्शन हमारी दो तरह की हो सकती है। फर्स्ट वन इज इंटरनल क्वेंचिंग, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल क्वेंचिंग। अब चाहे इंटरनल हुई हो क्वेंचिंग चाहे एक्सटर्नल हुई हो क्वेंचिंग, हमारा इसका तो बेचारे का नुकसान हो गया ना, फ्लोरोसेंस तो कम हो गया। तो फ्लोरोसेंस कम हुआ, अब हमें वही चीज चेक करनी है कि वो कितना कम हुआ, उसकी क्वेंचिंग कितनी हुई। हमारा मोटिव अब यहाँ पर यही है। अब हमें ये चीज पता करनी है अगर कि फ्लोरोसेंस कितना कम हुआ, फ्लोरोसेंस वाला प्रोसेस जो है वो कितना कम हुआ, तो उसके लिए अगर मैं रेट फाइंड आउट कर लूं कि जिस रेट से मेरा ये बना था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना था, कि एक्टिवेटेड स्टेट में जिस रेट से पार्टिकल गया था क्या उसी रेट से वापस आया है फ्लोरोसेंस के थ्रू। अगर मैं किसी तरह से अपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को या एक्टिवेटेड स्टेट में गए हुए पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लूं कि किस रेट से मेरा ये फ्लोरोसेंस बना, किस रेट से मेरी इंटरनल क्वेंचिंग हुई, किस रेट से मेरी एक्सटर्नल क्वेंचिंग हुई, अगर मैं वो फाइंड आउट कर लेती हूँ तो मेरा क्वेंचिंग कितनी हुई है फ्लोरोसेंस की वो चीज पता चल जाएगी। तो उसके लिए हमें जो ये ए स्टार है या जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पहले ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि कितना बना है हमारा ए स्टार, कितना पार्टिकल जो है हमारा मतलब लाइट को ऑब्जॉर्ब करके एक्टिवेटेड स्टेट में गए हैं। पहले तो हमें वो कॉन्सेंट्रेशन बता दो, उसके बाद हम बात करेंगे। हमें पता है फ्लोरोसेंस कितना हुआ है, किस रेट के साथ हुआ है, मुझे ये पता है, मुझे ये भी पता है इंटरनल क्वेंचिंग कितनी हुई है, मुझे ये भी पता है एक्सटर्नल क्वेंचिंग कितनी हुई है। तो मुझे बस ये बता दो बना कितना था, कि भाई कितना एक्टिवेटेड स्टेट में गया था। उसके बाद हम बात कर लेंगे इन तीनों की और इन तीनों को रिलेट कर देंगे आपके टोटल बने हुए के साथ, और वहां से मैं आपको बता दूंगी कि भाई आपने जितना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया था उसमें से तो आपको फ्लोरोसेंस के फॉर्म में तो सिर्फ यही मिला है। ये हमारा रेट कांस्टेंट, मतलब अगर हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं तो वहां से ऑब्जर्व करना इजी हो जाएगा। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो करने के लिए हमें स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। देखो कौन सा, स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल। स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल क्या कहता है, जिसकी भी कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है, हमें किसकी करनी है, ए स्टार की, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है उसका रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर लो और वो हमारा इक्वल हो जाता है 0 के। क्या कहा स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल ने, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन भी बोला जाता है इसको। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ने क्या कहा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है, ए स्टार की कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है, उसका रेट ऑफ चेंज अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो आपका इक्वल टू 0 के इक्वल अगर आप पुट कर दोगे तो वहां से जिसकी कैलकुलेट करने वाले हो वो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब साथ ही साथ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ने एक चीज और आपको बोली है कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर आप बात करो, रेट ऑफ रिएक्शन आपने रेट लॉ से पढ़ा हुआ है, किसी भी रिएक्शन का अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना है तो वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, अल्फा मत समझ लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अगर मुझे किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ कांस्टेंट निकालना है तो dA/dt सपोज मैं निकाल रही हूं, d*/dt अगर मैं इस रिएक्शन के लिए निकाल रही हूं तो ये मेरा, सिर्फ इस रिएक्शन की बात कर रही हूं, अभी तीनों को रिलेट मत करना बाकी के। अगर मैं इस रिएक्शन की अगर मैं बात कर रही हूं और इसके लिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करूं तो dA/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मेरा क्या है, A, तो A की
कॉन्सेंट्रेशन पर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए आप क्या लगाते हो, एक कांस्टेंट, और जिसको कि क्या बोला जाता है, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट हमने क्या अज्यूम किया हुआ है इसका, के, तो के इंटू ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आपका इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो अब अगर आपको ओवरऑल सभी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्टार। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्टार लिखने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए आपको रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा ए का, और वो इक्वल हो जाएगा अगर 0 के, तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए आपको जहां ये देखना है सबसे पहले ए स्टार किस किस रिएक्शन में है। ए स्टार हमारा इस रिएक्शन में भी है, यहां पर भी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो आपका है, एक्टिवेटेड जो पार्टिकल है यहां भी है, यहां भी है, इस रिएक्शन में भी है और इस रिएक्शन में भी है। अब उसके बाद आप दूसरी चीज क्या नोटिस करोगे, कौन सी रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट की तरफ है, कौन सी रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट की तरफ है। इसमें हमारा प्रोडक्ट की तरफ है, बाकी सभी में हमारा जो ए स्टार है या एक्टिवेटेड पार्टिकल जो है वो सभी में ये रिएक्टेंट की तरफ है। अगर वो प्रोडक्ट की तरफ है दैट मीन्स वो फॉर्म हो रहा है। जिस भी पार्टिकल की आप बात कर रहे हो, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका, कि अगर वो आपका प्रोडक्ट की तरफ है दैट मीन्स वो फॉर्म हुआ है, वो बना है वहां पर। और अगर आपका जो भी पार्टिकल की आप बात कर रहे हो अगर वो आपका रिएक्टेंट की तरफ है तो इसका मतलब वो कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब वो यूज हो रहा है। रिएक्टेंट यूज होकर ही तो प्रोडक्ट मिलते हैं ना, तो अगर प्रोडक्ट की तरफ है तो वो हमारा प्रोडक्ट की तरफ है तो मतलब वो फॉर्म हो रहा है वहां पर, और अगर आपका रिएक्टेंट की तरफ है तो इसका मतलब वो यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पर वो यूज हो रहा है। कोई भी चीज बन रही है तो इसका मतलब वो बढ़ रही है। अगर कोई भी चीज बन रही है, फॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब उसका अमाउंट बढ़ रहा है, उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। और किसी का अमाउंट इंक्रीज होना दैट मीन्स उसके रेट को हम पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आएगा। ध्यान से सुनना ये पॉइंट, तभी आप dA/dt कैलकुलेट कर पाओगे। क्या बोला, अगर वो प्रोडक्ट की तरफ है तब उसका रेट कांस्टेंट आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो इस रिएक्शन में इसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूंगी ए स्टार के रिस्पेक्ट में तो मेरा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। नेक्स्ट जब अगर वो रिएक्टेंट की तरफ है, अगर वो रिएक्टेंट की तरफ है दैट मीन्स ये कंज्यूम हो रहा है, और अगर ये कंज्यूम हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इसका अमाउंट जो है हर केस में डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि तीनों में ही रिएक्टेंट की तरफ है, तो इसका अमाउंट हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। और कोई चीज अगर कम हो रही है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो वो आपका नेगेटिव वैल्यू आएंगी, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर आपका जिस भी स्पीसीज की आप बात कर रहे हो अगर वो प्रोडक्ट की तरफ है या वो फॉर्म अगर हो रहा है, फॉर्म हो रहा है तो वो आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर वो नेगेटिव वैल्यू कब रखेगा, अगर वो आपका रिएक्टेंट की तरफ है, इसका मतलब वो कंज्यूम हो रहा है। कोई भी स्पीसीज अगर कंज्यूम हो रही है, रिएक्टेंट की तरफ है, तो वो आपकी नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन देगा, और अगर वो प्रोडक्ट की तरफ है तो वो आपको पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन देगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि कब हमें रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव और कब हमें रेट ऑफ रिएक्शन को नेगेटिव लेना है। अब हमने तो ओवरऑल dA/dt कैलकुलेट करना है ना, dA*/dt, तो हमें तो ओवरऑल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ओवरऑल कैलकुलेट करने के टाइम पे आप कभी रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव ले रहे होगे, कभी आप रेट ऑफ रिएक्शन को नेगेटिव ले रहे होगे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए था कि प्रोडक्ट वाले केस में हमारा पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा और रिएक्टेंट वाले केस में हमारा नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा। अब हम लिख लेते हैं dA/dt की वैल्यू। पहले हम dA/dt की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, क्योंकि सभी स्टेप्स में हमारा ए स्टार है तो उन सभी के लिए लिखेंगे। फिर उसके बाद ओवरऑल वैल्यू लेकर उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे
अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से ए स्टार की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कैलकुलेट होके आएगी। इसका मतलब वहां से हम ए स्टार वैल्यू से बता सकते हैं कि कितना मेरा एक्टिवेटेड जो ये सब्सटेंस जो है वो बना था। तो अब देखिए dA/dt 1/1 सभी के लिए लिखते जाएंगे हम। प्रोडक्ट की तरफ है रेट कांस्टेंट पॉजिटिव आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर पॉजिटिव आएगा तो अभी हमने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ रिएक्शन आपका इक्वल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमें रिमूव करना होता है तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए हम एक रेट कांस्टेंट लगाते हैं और वो रेट कांस्टेंट आपका ये रहे K1, K2, K3। तो अब यहां से ध्यान रखना रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें किसी के लिए लिखना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए। तो अब हम 1/1 इनके लिए लिखेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप के लिए जब हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन dA/dt ये वैल्यू लिख रही हूं इन सभी के लिए। तो फर्स्ट स्टेप के लिए जब आप लिखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन है? A। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करने के लिए हमें क्या लगाना है? रेट कांस्टेंट। इसका रेट कांस्टेंट क्या है? K। और साथ में इस पर इफेक्ट किसका है? लाइट रेडिएशन का। इस चीज के लिए ये फर्स्ट स्टेप के लिए ध्यान रखना, अगर आप इसके रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो तो यहाँ पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन पर डिपेंड करता है। ध्यान से सुन लो पहले ये बात, फिर उसके बाद लिखेंगे ये हम। देखो फर्स्ट स्टेप में लाइट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं है। अगर ये लाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो रही है, पूरी तरह से सब्सटेंस लिया, सब्सटेंस के ऊपर लाइट रेडिएशन डाली, सब्सटेंस के पास चाहे 1000 पार्टिकल्स हो, जो भी मैंने सब्सटेंस लिया उसके पास चाहे कितने ही पार्टिकल्स हो, पर जितनी इंटेंसिटी की लाइट रेडिएशन आएगी उसी में से ही तो अमाउंट अब्सॉर्ब करेंगे ना पार्टिकल। सारे के सारे पार्टिकल जो एनर्जी को अब्सॉर्ब करके फिर एक्साइटेड स्टेट में जाने वाले हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने से पहले सारा खेल हमारा लाइट रेडिएशन का है। लाइट रेडिएशन जिस इंटेंसिटी की आएगी, ज्यादा इंटेंसिटी की आएगी तो वहां से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है अब्सॉर्ब हो जाएगी, और ज्यादा अमाउंट एनर्जी का अब्सॉर्ब होगा तो ज्यादा पार्टिकल जो है वो हमारे एक्साइट हो पाएंगे। अगर हमारी इंटेंसिटी ही कम हो तो उस टाइम पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो एक्साइटमेंट है, जो नंबर है वो कम हो जाएंगे। तो अगर इस रेट की बात करोगे आप, इस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो ये पूरी तरह से इक्वल है इंटेंसिटी ऑफ, किसके इक्वल है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट लाइट के बात कर लो, इंसिडेंट लाइट की या अमाउंट ऑफ अब्सॉर्ब्ड लाइट की इंटेंसिटी के इक्वल होगा। तो जो हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे dA/dt वो आपकी IA से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को, IA के इक्वल हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, मैं एकदम से चेंज करूंगी वहां पर इक्वेशन में, तो आपको पता होना चाहिए मैंने IA में क्यों चेंज किया। दोबारा सुन लो जिसको भी नहीं समझ आया है। हमने क्या कहा कि इस स्टेप के लिए, ये स्टेप मेरा तभी पॉसिबल था, ये तो तीनों तो बाद के प्रोसेस है, एक्टिवेटेड स्टेट में गया उसके बाद के प्रोसेस है ना, पर ये वाला प्रोसेस हमारा तभी पॉसिबल हो सकता है अगर मैं जब तक लाइट रेडिएशन प्रोवाइड नहीं करूंगी तब तक मेरा एक्टिवेटेड स्टेट में पार्टिकल नहीं जाएगा। तो सारा खेल यहाँ पर किसका है? लाइट रेडिएशन का, और लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी पर ही मेरी रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पर? A से A स्टार में जा रहा है पार्टिकल, जो सब्सटेंस है नॉर्मल स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से एक्टिवेटेड स्टेट में जा रहा है, और वो एक्टिवेटेड स्टेट में वो तभी जाएगा जब वो लाइट की प्रेजेंस में आएगा, और जितनी इंटेंसिटी की लाइट की प्रेजेंस में आएगा उतने ही ज्यादा मेरे एक्टिवेटेड पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो सारा का सारे डिपेंडेंस यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन पर ही डिपेंड करता है। तो इस रिएक्शन के रेट को हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन से अब्सॉर्ब्ड, इंटेंसिटी ऑफ अब्सॉर्ब्ड लाइट कर दो यहाँ पर, अब्सॉर्ब्ड लाइट कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट उसने यहाँ पर अब्सॉर्ब की है उसके रेट पर, वो रेट हमारा उसके
इक्वल हो जाएगा। तो ये जहां पर भी मैं फर्स्ट स्टेप की रेट लिखूंगी वो मेरी इक्वल किसकी हो जाएगी, IA के। अब करते हैं हम DA/dt को कैलकुलेट। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लिख रही थी तो वो मेरा किसके इक्वल था, K इंटू A के। ये सभी को समझ आ गया होगा यहाँ पे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके साथ हम रेट कांस्टेंट लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे रिएक्टेंट की तरफ है तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा नेगेटिव आएगा और नेगेटिव साइन के साथ हम फिर से क्या करेंगे, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन इस स्टेप के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, खुद A स्टार ही है, तो A स्टार की कॉन्सेंट्रेशन के इनटू आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए फिर से क्या आएगा, रेट कांस्टेंट, तो ये आपका K1। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा राइट इधर ही है, हमारा रिएक्टेंट की तरफ ही है A स्टार, फिर से ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव। और नेक्स्ट का रेट कांस्टेंट क्या है, आप डायरेक्ट लिख रही हूँ इनको, बार बार हमें रिलेट करने की जरूरत नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, और यहाँ पर हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए रेट कांस्टेंट आएगा सभी का साथ में, तो यहाँ आपका K2 और साथ में आपका क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर भी A स्टार ही है। फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए अगर देखो फिर से आपका यहाँ पर रिएक्टेंट की तरफ ही है, दैट मींस नेगेटिव साइन के साथ रेट कांस्टेंट आपका क्या है, K3। बट यहाँ पर रिएक्टेंट आपके दो हैं, कौन कौन, एक तो आपका रिएक्टेंट होगा ये एक्टिवेटेड पार्टिकल, एक साथ में आपका क्वेंचर, तो यहाँ एक्टिवेटेड पार्टिकल A स्टार इंटू क्वेंचर आपका क्यों की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये आपकी आ गई DA स्टार बाय DT की वैल्यू, मतलब ये सारा ओवरऑल रिजल्ट हमारा किसके इक्वल है, DA स्टार बाय DT, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A स्टार के। तो यहां से अब हमने स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल ने हमें क्या कहा था कि ये इक्वल हो जाए 0 के, तब जाकर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने से पहले हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो ये आपका इक्वल हो सकता है IA के। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे IA, तो IA माइनस K1 इंटू A स्टार, जो कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन है किसका, फ्लोरोसेंस वाले प्रोसेस का, माइनस K2 A स्टार, ये रेट ऑफ रिएक्शन है आपका इंटरनल क्वेंचिंग का, और नेक्स्ट आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो कि आपका एक्सटर्नल क्वेंचिंग का। तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन आ चुकी है, और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पर या स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल के बेसिस पर हम इसको इक्वल रख सकते हैं 0 के, दैट मींस ये इक्वेशन हमारी इक्वल आ जाएगी 0 के। तो अब आप इसको सॉल्व करो, ये वाला स्टेप की एक बार आपको नीड होगी तो ये अभी रब नहीं कर रही। जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं तो यहां से मैं लिख सकती हूँ IA इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ IA को रख ले, बाकी सारे टर्म्स को अगर हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये तीनों टर्म्स नेगेटिव है, तो यहाँ इधर जाके क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो K1 A स्टार माइनस प्लस K2 A स्टार प्लस K3 A स्टार, साथ में आपका Q, ये इक्वेशन आ गई है। यहां से अगर हम A स्टार फाइंड आउट करना चाहते हैं, A स्टार की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी टर्म में, IA K1 K2 K3 एंड Q की टर्म में। अभी इसके बाद अगर हम यील्ड की बात करें, देखो ये आपका क्या था, इंटेंसिटी ऑफ अब्सॉर्ब लाइट, इंटेंसिटी ऑफ अब्सॉर्ब लाइट। अब अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस की अगर हम बात करें, इंटेंसिटी ऑफ अब्सॉर्ब लाइट से पहले इसको रिलेट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अब्सॉर्ब लाइट आपने किस स्टेप से फाइंड आउट की थी, इसके रेट ऑफ रिएक्शन से। अगर हमारा इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो पूरी तरह से लाइट पे डिपेंड कर रहा था, तो यहां से हमने कहा था इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन मेरी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट रिएक्शन दे सकती है। साथ ही ये वाला सेकंड स्टेप जो मेरा था, यही तो था फ्लोरोसेंस का प्रोसेस, फ्लोरोसेंस इसी प्रोसेस में हो रहा था। तो यहाँ पर अगर
रिएक्शन के। तो यहाँ पर ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल था, K1 A स्टार के, तो ये आपका इक्वल आ जाएगा K1 A स्टार। तो हमारे पास अगर इंटेंसिटी ऑफ अब्सॉर्ब लाइट की बात की जाए, वैसे तो हमारा बेसिकली देखा जाए तो वो हमारा किसके इक्वल आ रहा था, के ए के, बट ए की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन नहीं है, रिजल्ट नहीं है। हमने अभी अभी इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन को फाइंड आउट कर लिया है इस इक्वेशन की फॉर्म में। तो यहां से अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, यहां तक समझ आया होगा सभी को कि इंटेंसिटी ऑफ अब्सॉर्ब लाइट आपने इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट की, और अगर हम वही में बात करें इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस तो वो हमारी इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके आगे का स्टेप देखो अभी। अगर मैं यील्ड कैलकुलेट करना चाहती हूं, यील्ड ऑफ रिएक्शन, यील्ड ऑफ रिएक्शन जो कि मेरी साइन ए से रिप्रेजेंट की जाए, तो वो हमारी इक्वल होगी आई ऑफ एफ डिवाइडेड बाय आई ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी इंटेंसिटी की लाइट अब्सॉर्ब की गई उसमें से कितना फ्लोरोसेंस हुआ। ये जो हमारा ये साइन ए कैलकुलेट कर रहे हैं, यील्ड ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, एक तरह से हम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ही यही है ना कि हमें यही तो पता करना है कि मेरा फ्लोरोसेंस में क्वेंचिंग कितनी हुई है, और यील्ड ही हमें बताएगी कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लोरोसेंस हुआ है। उसी के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि हमारा कितना फ्लोरोसेंस प्रोसेस हुआ, जितनी अब्सॉर्ब लाइट थी उसमें से। तो अगर मैं यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस इन प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर कर लूं, इन प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर, क्वेंचर के प्रेजेंस में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो इंटेंसिटी ऑफ अब्सॉर्ब लाइट जो कैलकुलेट की हुई है वो क्वेंचर की प्रेजेंस में ही की है। क्योंकि हमने रिएक्शन में क्वेंचर को माना था, हमने जो 4 स्टेप्स लिखे थे, जो 4th स्टेप हमने लास्ट में लिखा था एक्सटर्नल क्वेंचिंग के नाम पे, वहां पर हमने अज्यूम किया था कि हमारे पार्टिकल के अंदर या हमारे सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स के डी एक्साइटमेंट के ड्यूरिंग वहां पर कोई क्वेंचर भी आया है, तभी तो हमारा 4th स्टेप हुआ था। तो इसी वजह से आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ अब्सॉर्ब लाइट आई है तो वो हमारे क्वेंचर को इन्वॉल्व करके चल रही है। इसका मतलब जो यहाँ पर हम यील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं फ्लोरोसेंस की, वो इन प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारी वो इक्वल होगी इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ अब्सॉर्ब लाइट। फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी अभी हमने लिखी थी K1 A स्टार, K1 A स्टार डिवाइडेड बाय, अब इंटेंसिटी ऑफ अब्सॉर्ब लाइट हमारी किसके इक्वल है, K1 A स्टार प्लस K2 A स्टार प्लस K3 A स्टार इंटू Q, इसके इक्वल है ना। तो अगर हम यील्ड की बात कर रहे हैं तो वो हमारी इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ के साथ आप देखो ऊपर वाले मतलब न्यूमिनेटर में भी हमारा A स्टार है और डिनोमिनेटर में भी सभी टर्म्स के साथ A स्टार है, तो हम A स्टार कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो अगर हम A स्टार कॉमन लेते हैं तो इस इक्वेशन से अगर मैं A स्टार कॉमन लूंगी तो हमारा ऊपर वाले A स्टार से ये मतलब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर वाला A स्टार जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वेशन मेरी सिर्फ क्या बचेगी, K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, क्योंकि A स्टार तो हमारा कॉमन जा चुका होगा, प्लस K3 इंटू Q। तो मेरी यील्ड की वैल्यू आई, यील्ड ऑफ ए या अब्सॉर्ब लाइट या फिर फ्लोरोसेंस की फॉर्म में बोल लो इसको, यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस जो हमारी वैल्यू आई है ये QF से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। आप चाहे यहाँ F से रिप्रेजेंट कर लो चाहे A से रिप्रेजेंट कर लो। तो हम यहाँ अगर इसको F से रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा इजी दिखेगा, क्योंकि यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस की बात आप कर रहे हो। तो साई ऑफ F, साई F क्यों नहीं है, ये साई है। साई F हमारा कैलकुलेट हो गया है K1 बाय K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू क्वेंचर की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये तो हमने यील्ड लिखी फ्लोरोसेंस की इन प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर। अगर मैं क्वेंचर की प्रेजेंस ना रखूं कि मतलब वहां पर कोई भी क्वेंचर नहीं है, क्वेंचर की कॉन्सेंट्रेशन अगर 0 है, तो उस टाइम पे हमारी यील्ड क्या हो जाएगी, साई ऑफ O कर रहे हैं हम, साई नोट की फॉर्म में कर लेते हैं, चलो साई नोट। तो उस टाइम पे मेरी Q की कॉन्सेंट्रेशन अगर 0 हो जाएगी तो ये वाला फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, 0। अगर ये फैक्टर मेरा 0 हो जाता है तो यहां से मेरी वैल्यू क्या आएगी साई की, साई इज इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाय
K1 प्लस K2। ये मेरी यील्ड की वैल्यू आई इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर, इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर। ये हमारी प्रेजेंस में थी क्वेंचर के, प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर। अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूं प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर की और आपकी एब्सेंस ऑफ क्वेंचर की, तो वैल्यू देखिए क्या आएगी। हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, हमने सबसे पहले आईए कैलकुलेट किया था। आईए क्या था, इंटेंसिटी ऑफ अब्सॉर्ब लाइट। वो किसकी हेल्प से कैलकुलेट किया, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से कैलकुलेट किया। उसके बाद हम यील्ड की बात जब करते हैं तो उसके लिए हमने पहले इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस की हेल्प ली। इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस और इंटेंसिटी ऑफ ये अब्सॉर्ब लाइट का रेशियो हमने कैलकुलेट किया। वहां से हमने क्या हुआ, सॉरी साई एफ कैलकुलेट कर लिया। साई एफ क्या है, मतलब कब है ये हमारा साई एफ, जब हमारी क्वेंचर की प्रेजेंस अगर है रिएक्शन में, तब हमारा साई एफ कैलकुलेट किया। इसी तरह से हमने साई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली या यील्ड कैलकुलेट कर ली इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर। अब हम इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि रेशियो से ही हमें पता चलेगा कि क्वेंचर अगर हो तब हमारी यील्ड कितनी आती है, और क्वेंचर अगर ना हो तब हमारी यील्ड कितनी आती है। तो उसका रेशियो हमें बता सकता है। वही हमारी स्टर्न और वॉल्मर ने वही इक्वेशन हमें कैलकुलेट करके दी है कि इन दोनों की हमें रेशियो कैलकुलेट करके दी। तो रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, साई नोट डिवाइडेड बाय साई एफ। अगर हम करें साई नोट डिवाइडेड बाय साई एफ, साई नोट डिवाइडेड बाय साई एफ मतलब K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये तो मेरा साई नोट है। इसके डिवीजन में अब मुझे लिखना पड़ेगा ये वाला फैक्टर। अब ये वाला फैक्टर हम पूरा ना लिख के हम क्या करते हैं, इसका जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर ये टर्म लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल होने के बाद इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर में K1 आएगा और न्यूमरेटर में मेरा ये वाला फैक्टर आएगा। तो K1 से K1 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर में ये टर्म बचेगी और डिनोमिनेटर में हमारी ये टर्म बचेगी। मैथमेटिकल है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट वो आप लोग कर लेना। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, रिजल्ट क्या आएगा। तो मेरा डायरेक्ट रिजल्ट क्या आने वाला है, न्यूमरेटर मेरा ये वाला फैक्टर बनेगा। दैट मीन्स K1 प्लस K2 प्लस K3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर में मेरा K1 प्लस K2, ये फैक्टर बचे। तो अब इन दोनों के अगर हम रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आ रही है, और इसको अगर हम मैथमेटिकली थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास फैक्टर देखो क्या आएगा, K1 प्लस K2। इसके डिवीजन में मैं ये लेके जाऊंगी तो यहाँ पर ये 1 प्लस इसके साथ क्या आएगा, K3 प्लस K1 प्लस K2 इंटू Q। क्या किया हमने, जस्ट K1 प्लस K2 यहाँ पर भी था, डिनोमिनेटर में भी K1 प्लस K2 था। इनको जब इसके डिवीजन में रखा तो यहाँ से दोनों कैंसिल आउट कर देंगे और वहां पर सिर्फ बचेगा 1। तो 1 प्लस इसके साथ K3 बाय K1 प्लस K2 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज होने के चांसेस नहीं है। तो K3 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू Q आपके पास ऑलरेडी था। तो साई नोट बाय साई एफ की वैल्यू आपकी ये आ गई। इसमें भी अगर 1 बाय K1 प्लस K2 इसको अगर मैं टाउ से रिप्रेजेंट कर दूं, और रूट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाउ रिप्रेजेंट कर रहा है आपका लाइफ टाइम। यहां लिख देते हैं, टाउ आपका क्या है, लाइफ टाइम ऑफ ए स्टार इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर। मतलब क्या, देखो आपके फर्स्ट स्टेप में तो आपका सिंपल एक्टिवेशन वाला स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप लिखा था उसमें आपका कौन सा प्रोसेस था, फ्लोरोसेंस का, और उस फ्लोरोसेंस के रेट कांस्टेंट को आपने K1 का नाम दिया था। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपका क्या हो रही थी, इंटरनल क्वेंचिंग हो रही थी। इंटरनल क्वेंचिंग में कोई बाहर से क्वेंचर नहीं ऐड होता ना, तो वहां पर आपने रेट कांस्टेंट को क्या नाम दिया था, K2 का। अगर बाहर से कोई भी क्वेंचर ऐड नहीं है, हम इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर की बात अगर कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे दो ही प्रोसेस होने की पॉसिबिलिटी है, या तो फ्लोरोसेंस का प्रोसेस फॉलो करेगा या
का, तो यहाँ पर K1 प्लस K2 ही है, तो K1 प्लस K2 का ओवरऑल रेट कांस्टेंट हमारा लाइफ टाइम को ही तो बताएगा ना, उसके ए स्टार के, कि ए स्टार की या जो एक्टिवेटेड स्टेट है उसके होने की कितना टाइम की पॉसिबिलिटी है, तो वो लाइफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर टाउ क्या है आपका, लाइफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ए स्टार की इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर। क्वेंचर की प्रेजेंस अगर होती तो दैट मीन्स वहां पर आपका K1 प्लस K2 प्लस K3 तीनों रेट होते तब वो लाइफ टाइम हो सकती थी, अगर इन प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर की बात करते। बट अगर यहाँ पर क्वेंचर प्रेजेंट नहीं है तो लाइफ टाइम हमारी जस्ट K1 प्लस K2 ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जब हम इस पे टाउ की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपकी क्या आ जाएगी, साई नॉट बाय साई एफ इज इक्वल टू 1 प्लस के टाउ, क्योंकि 1 बाय K1 प्लस K2 की जगह तो हमने क्या पुट कर दिया है टाउ, तो K3 टाउ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यू। ये इक्वेशन एक नई इक्वेशन मतलब नई फॉर्म में आ गई है। इस नई फॉर्म में ये जो K3 टाउ है इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट KSV, ऊपर लिख रही हूँ ये इक्वेशन। तो यहां से हम इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, साई नोट बाय साई एफ इज इक्वल टू 1 प्लस KSV इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यू। और ये यहाँ पर जो ये KSV है ये आपका है स्टर्न वॉल्मर कोफिशिएंट। ये जो इक्वेशन लिखी हमने इसमें KSV आपका क्या है, स्टर्न वॉल्मर कोफिशिएंट। स्टर्न वॉल्मर कोफिशिएंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस जो है वो किसने स्टडी किया था, स्टर्न ने और वॉल्मर ने। स्टर्न वॉल्मर ने मिलकर स्टडी किया था इस चीज को, और लास्ट में उन्होंने जो कांस्टेंट बचा उसको अपने नाम पर ही दिया, KSV का नाम दिया, और कांस्टेंट हमारा क्या बचा। वैसे तो स्टर्न वॉल्मर के कांस्टेंट की वैल्यू की अगर आप बात करो तो K3 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 होगा, बट यहाँ पर हमने टाउ से रिप्रेजेंट कर दिया था किसको, K1 प्लस K2, जो कि आपने लाइफ टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था कि किसी भी एक्टिवेटेड स्पीसीज की लाइफ टाइम K1 प्लस K2 से मतलब कैलकुलेट की जा सकती है इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन आई है ये आई है आपकी स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन। पेपर में आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि आप डिराइव कीजिए स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन को, तो आपको यही पूरा प्रोसेस करना है जो आप मतलब आज की क्लास में हमने जितना भी किया ये सारा एक्सप्लेन आपको करना है स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन के लिए। अब उसके बाद अब ये अगर हम इसका ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने लगे, ये हमारी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में है ना, जो कि अगर ये मेरा y की तरह रिप्रेजेंट किया जाए और इसको मैं mx की तरह रिप्रेजेंट करूं और ये मेरा c है, तो स्लोप वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो स्लोप सॉरी ये जो मेरे पास स्लोप वैल्यू आएगी वो स्लोप वैल्यू हमें K3 टाउ की वैल्यू देगी। स्लोप से हमें K3 टाउ वैल्यू मिलेगी, और अगर मेरे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद अगर मेरे पास स्लोप वैल्यू आ जाती है तो वहां से मैं टाउ वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो यहाँ से आपकी स्टर्न वॉल्मर की इक्वेशन कहो या फिर आपकी क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस कहो, ये आपकी पूरे कैलकुलेट हो चुका है, मतलब पूरा आपने डेरिवेशन इसका कर लिया है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया और इसकी हमने थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देख ली है। तो यहाँ से आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।